हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी की, यानी भारत के भूगोल में। आज हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति की, यानी भारत के भौगोलिक जो विस्तार की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और यह जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ऐसे ही मैं पूरे भूगोल को, यानी पूरे भारत के भूगोल को कवर करवा दूंगा। और मैं जो भी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा उसमें पहली बात कि कॉन्सेप्ट को क्लियर तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। यानी पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करवाने वाले हैं। और इस वीडियो में भी लगभग हम 45 एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। जो हाल फिलहाल में आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे बीपीएससी का एग्जाम होने वाला, बीपीएससी टीआरई 4 का, आपको पता है कि बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है, तो इसके लिए तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का क्षेत्रफल, भारत की स्थिति, भारत के दूरस्थ बिंदु और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। बात आई है भारत की, तो याद रखिएगा, जो भारत है ना फ्रेंड्स, वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित एक देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आप चाहो तो इसको मोबाइल नंबर की तरफ याद कर सकते हो, 32,87,263, ठीक है ना। वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत की जो है क्षेत्रफल है, ठीक है ना। वहीं भारत की बात करें तो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो देखिए भारत का यहाँ जो है ना, ये उत्तरी सिरा है और ये जो है आपका दक्षिणी सिरा है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई हो जाती है वो 3,214 किलोमीटर है, जबकि भारत का यह जो है ना पश्चिमी सिरा है और ये भारत का पूर्वी सिरा है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाती है 2,933 किलोमीटर। ये भी डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत जो है ना, भारत का जो क्षेत्रफल है ना, वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, ठीक है ना। हालांकि ये लिखा जाता है 2.43% होता है, लेकिन लिख दिया जाता है 2.4%, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, वह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का 2.4% है। अच्छा, वहीं जलीय भाग को मिला दिया जाए, अगर जलीय भाग को मिला दिया जाए तो वो हो जाता है 0.57%, यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 0.57% हो जाता है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल की बात आई है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 7वां भाग है, यानी कह सकते हैं कि भारत जो है ना, भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान पे चाइना है। हालांकि यूएन की रिपोर्ट के आधार पे भारत की जो जनसंख्या है ना, वह विश्व की जनसंख्या की सबसे बड़ी जनसंख्या बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथे पे चीन है, पांचवें पर जो है ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे अपना प्यारा भारत देश है, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूं, उस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, आपका क्रम वाइज गड़बड़ नहीं होगा। ट्रिक है RKAC बाबा का। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, RKAC बाबा का, याद रखिएगा। हालांकि ये ट्रिक पूरे 10 देशों की है, लेकिन आपको 7 से काम है ना, अपने भारत तक काम है। देखिए, R से हो जाएगा रूस, ठीक है ना, K से हो जाएगा कनाडा, A से हो जाएगा अमेरिका, C से हो जाएगा चाइना, B से हो जाएगा ब्राज़ील, A से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और B से हो जाएगा भारत, ठीक है ना। तो RKAC बाबा का ये जो ट्रिक है, इससे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए देशों को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत, देखिए भारत का जो मैदानी भाग है ना, भारत का जो मैदानी भाग है, आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है भारत का, ठीक है ना, याद रखिएगा मैप में आप देखिएगा, ये जो पोर्शन है ना, ये इस इंडिकेट ग्रे कलर से जो दर्शाया गया है, ये भारत का मैदानी भाग है। तो जो भारत का मैदानी भाग है वो पूरे भारत का कितना % पर अवस्थित है, तो 43% पर, ठीक है ना। भारत में 43% भाग पर मैदान स्थित है।
वहीं अगर बात करें तो 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियां स्थित है, जबकि 27.7% भाग पर पूरा पठार स्थित है भारत के। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए यहां से भी प्रश्न पूछा जाता तो कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग 29 राज्य मार देते हैं, नहीं भाई 29 राज्य नहीं है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो ये 7 सिस्टर्स होते हैं, जो पूर्वी में सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है, पूर्व में स्थित जो 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, तो उनको भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, इसमें एक आपका जाता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये जो 7 देश हैं, सॉरी ये जो 7 राज्य हैं, ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं जो कि पूर्व में स्थित हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अब मैं जो प्रश्न आपसे पूछा था उन प्रश्नों को कवर करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में जो है फ्रेंड्स वो है 7वां स्थान। क्या है 7वां स्थान, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताया RKAC बाबा का। क्या बताया ट्रिक? RKAC बाबा का। यहाँ से आप याद कर सकते हैं, आर से हो जाएगा रूस, याद रखिएगा आर से रूस हो जाएगा, के से हो जाएगा कनाडा, ठीक है ना, ए से हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। जबकि सी से हो जाएगा चाइना, बी से हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है फ्रेंड्स, और ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अगर बात करें तो आपका बी से हो जाएगा भारत, ठीक है ना, और ए से अर्जेंटीना। इस तरह से आप 10 को याद कर सकते हैं। तो 7वें स्थान पे कौन होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? हमारा भारत है, जबकि 2.43% पूरे भारत जो है ना हमारा स्थलीय भूमि का, विश्व के स्थलीय भूमि का 2.43% पे हमारा भारत स्थित है। और जलीय भाग को मिला दिया जाए तो 0.57% में भारत की स्थिति हो जाती है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने कहा था मोबाइल नंबर की तरफ आप याद कर सकते हो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो देखिए भारत से उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करें तो मैंने आपसे बताया था कि 3,214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। देखिए पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई भी मैंने बताया 2,933 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो देखिए पहली बात कि मेघालय है, बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश भी है, ये भी सही है, त्रिपुरा भी, ये भी सही है, जबकि पश्चिम बंगाल जो है ना फ्रेंड्स ये 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो देखिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किस विशाल भूखंड का भाग था, तो वो था फ्रेंड्स गोंडवाना लैंड का। क्या था? गोंडवाना लैंड का, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पहले जो था ना इसको पूरे को पैंजिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पैंजिया के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये 2 भागों में बट गया, तो ऊपर वाले को गोंडवाना लैंड और नीचे वाले को अंगारा लैंड कहा गया, ठीक है ना। तो भारत जो है किस विशाल भूखंड का हिस्सा है, तो वो है गोंडवाना लैंड का। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है ना, अगर पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। याद रखिएगा कौन सी रेखा कहा जाता है? भूमध्य रेखा, या इसी को इक्वेटर कहा जाता है, या इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसके ऊपरी हिस्से को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और निचले हिस्से को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिएगा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अगर इस विश्व को एक बार फिर हम इस तरह से बांटे तो इस साइड वाला हो जाता है पूर्वी गोलार्ध और इधर हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है ना। तो भारत की अवस्थिति कुछ यहाँ है, ठीक है ना। तो भारत जो है ना एक पहली बात कि उत्तरी गोलार्ध में तो स्थित है, साथ ही साथ पूर्वी में भी है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो भारत है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। देखिए भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की बात करें तो वो जाता है पुर्तगालियों को। किसको जाता है? पुर्तगालियों को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, ये चीज आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, देखिए इसमें जलीय सीमा शामिल नहीं है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अभी मैंने बताया, भारत का जो क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कहीं कहीं डेटा आपको 2.43% मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही आंसर आपका सही हो जाएगा, नहीं तो 2.4% आपका सही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे इन क्वेश्चनों को। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पे, तो मैंने बताया कि याद रखिएगा 43% भाग पर क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मैदान, ठीक है ना। जबकि 29.3% भाग पर क्या पाया जाता है, तो पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती हैं। और 27.7% भाग पे पाया जाता है प्लेट्यू यानी पठार पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 29.3% भाग पर भारत जो है क्या पाया जाता है, भारत के अंदर तो पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए अभी मैंने बताया कितने पे पाया जाता है फ्रेंड्स, वो पाया जाता है 27.7% भाग पर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। तो आप तुरंत बता ले जाओगे कि सर 43% भाग पर मैदान का विस्तार है पूरे भारत में, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ना आपको समझ में आ रहे होंगे, और जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया होगा वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं, उसके बाद इन प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए पहली बात कि भारत की स्थिति विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो देखिए अक्षांश और देशांतर ये रेखाएं हैं जो कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो कह सकते हैं कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन जो रेखा पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई है, जो रेखा पूर्व से पश्चिम की तरफ काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है उनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। यानी भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, और जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाता है देशांतर रेखा, ठीक है ना। अच्छा पहले हम अक्षांश रेखाओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका भूमध्य रेखा है, क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। इसके ऊपर वाले को उत्तर कहा जाता है, नीचे वाले को दक्षिण, यानी ऊपर वाला जो सिस्टम होता है ना फ्रेंड्स, इसके कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर होता है उत्तरीय ध्रुव। ये आपका ध्रुव है, इसको दो पोल में बांटा गया है, एक आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो ऊपर वाला पार्ट होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, दो अक्षांशों की बीच की दूरी भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा दो अक्षांशों की बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर। कितनी होती है फ्रेंड्स, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं, यानी ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। तो देखिए अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो आप 179 बताएंगे। कितनी बताएंगे कि 179 कुल अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे 181, यानी 181 अक्षांश पाए जाते हैं जो है ग्लोब पर, जबकि 179 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं देशांतर को। तो देखिएगा दो देशांतरों की बीच की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स, तो ये होती है, याद रखिएगा कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है दो देशांतरों की बीच की दूरी, ठीक है ना। अच्छा, ध्रुवों पर जाते समय फ्रेंड ना, ध्रुवों पर जब ये रेखाएं जाती हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि एक देशांतर रेखा को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है। तो वो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताइएगा कि एक देशांतर रेखा को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो 360 है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, भारत जो है ना फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। मैंने आपसे बताया ऊपर वाला जो होता है उसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब भारत कहाँ स्थित है, अगर मैं इसको दो भागों में ऐसे बांट दूं तो इधर पूर्व हो जाता है, मैंने पहले बता चुका हूं, इधर आपका पश्चिम हो जाता है। तो इस प्रकार भारत की जो अवस्थिति आ जाती है ना, वो आ जाती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार कह सकते हैं भारत जो है ना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, भारत का मुख्य भूभाग जो है बात करें तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये आप देख रहे हैं, देखिए 37 अंश 6 मिनट यानी 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांश यानी अक्षांशीय विस्तार है, जबकि 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा, दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है, और जीएमटी का मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी को एक देशांतर पूरा करने में कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार पृथ्वी कुल कितने देशांतर घूमती है, तो 360 देशांतर घूमती है। तो अगर 360 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो कुल 1440 मिनट आता है। कितना आता है, 1440 मिनट आता है, ठीक है ना। अगर इसको घंटे में बदला जाए फ्रेंड्स, अगर इसमें 60 का डिवाइड कर दें तो आ जाता है 24 घंटा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब पृथ्वी एक चक्कर घूम जाती है तो कितने समय होता है, तो 24 घंटे समय होता है, ठीक है ना। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और एक पॉइंट आपको याद रखना कि एक अंश देशांतर बराबर कितने मिनट के होता है, तो 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में जो देशांतर रेखा है यानी मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री है, तो वो है 82 अंश 3 डिग्री, 82 अंश 30 मिनट, 82 अंश 30 मिनट जो है ये भारत की मानक समय रेखा है। इसको 82.5 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूर्वी देशांतर का उपयोग करके भारत के अंदर समय का निर्धारण किया जाता है, जिसे IST के नाम से जाना जाता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, IST बात करें फ्रेंड्स, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो GMT से 5.5 घंटा 30 मिनट यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी 5.5 घंटा आगे है। अगर मिनट की बात करें तो 330 मिनट आगे है। कैसे पता चला, चूंकि आप जानते हैं कि एक अंश बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो वहीं 82.5 अंश की बात करें तो 82 अंश 30 मिनट में कुल हो जाएगा 330 मिनट। अगर आप इस 330 मिनट को मिनट और घंटे में बदलते हैं तो 5 घंटा 30 मिनट आता है। यानी कह सकते हैं कि GMT से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भारत की मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है जहां से समय का निर्धारण होता है, पहली बात को 82.5 डिग्री है। वो भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। यानी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जिसके तरह से आप इन 5 राज्यों को याद कर सकते हैं। देखिए, उत्तर मध्य छुआ, याद रखिएगा ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, उत्तर मध्य छुआ, इससे आप याद कर सकते। देखिए, उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, ऊ से हो गया उड़ीसा, आ से हो गया आंध्र प्रदेश। तो इस ट्रिक के इस्तेमाल करके जो मानक समय रेखा पर स्थित राज्य हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिएगा, ये आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है इसको, ठीक है ना, या इसकी विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होता है ना, ये रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ है कि साउथ है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है ना ये कर्क रेखा स्थित है, जबकि
है 23 डिग्री साउथ की बात किया जाए तो साउथ में जो है वो मकर रेखा स्थित है, तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। उसके अलावा बात आई है कर्क रेखा की, तो जो कर्क रेखा है ना वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम आपके सामने हैं। एक आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है ना, अब इन राज्यों को आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, जो कि कर्क रेखा पे अवस्थित है। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा फ्रेंड्स, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए मी से आपका क्या हो जाएगा, मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं है इसमें। ठीक है, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इन 8 राज्यों को। ठीक है ना, जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है। ट्रिक है आपका मित्र पर गमछा झार। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, देखिए मी से हो जाएगा मिजोरम, त से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आर से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झा से हो जाएगा झारखंड, झार से हो जाएगा झारखंड। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न में आपसे कराने वाला था। ठीक है ना, देखिए प्रश्न क्या था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रश्न था कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा क्या है। देखिए भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा मैंने बताया कि भारत की, देखिए ये आपका भारत है। ठीक है ना, ये मैंने आपसे बताया था, ये आपको मान लीजिए भारत है। ठीक है ना, ये आपका भारत, तो भारत का ये उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा है। तो ये इसका लोकेशन कितना था मैंने आपसे बताया, वो था फ्रेंड्स 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या था? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से देखे होंगे तो इसको भी आप कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। देखिए अब प्रश्न इस तरह से पूछा जाने लगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। देखिए ये बिल्कुल गलत है, यानी आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो वो ऑप्शन जो है डी वाला सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, भारत में जो है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है। तो देखिए सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है। पहली बात देखिए राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान की लोकेशन आप देख सकते हैं कि राजस्थान यहाँ है, पंजाब भी इधर ही है, जम्मू कश्मीर भी आपका यहाँ है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वो होगा हिमाचल प्रदेश ना। सिक्किम से होकर गुजरने वाला जो अक्षांश है वह कहाँ से होकर गुजरता है, तो वो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे भी कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा। पहली बात मैंने कर्क रेखा पर अवस्थित राज्यों की बात कराई, तो इसका ट्रिक मैंने बताया मित्र पर गमछा झार। क्या बताया? मित्र पर गमछा झार। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देखिए मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, ग से हो जाएगा गुजरात। तो देखिए गुजरात तो स्थित है, पहला ऑप्शन सही है। म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए गमछा छा है, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, तो ये भी अवस्थित है कर्क रेखा पे, ठीक है ना। झा से हो जाएगा झारखंड, ये भी अवस्थित है, जबकि इसमें उत्तर प्रदेश कहीं नहीं आ रहा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है ना, ये जो है ये कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो 1, 2 और 4, यानी 1, 2, 4 किस विकल्प में मिल रहे हैं, तो विकल्प नंबर ए में मिल रहे हैं, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, यानी कह सकते हैं कि इन सब का क्वेश्चन का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न प्रश्न कह रहा है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मैंने बताया कुल 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा जो है ना फ्रेंड्स, भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है कौन सा है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, बिहार से भी नहीं गुजरती, जबकि झारखंड से जो है ना फ्रेंड्स एक कर्क रेखा गुजरती है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अभी मैंने बताया कौन सा अक्षांश। तो देखिए, भारत की बीचों बीच की बात हो रही है, तो भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा का जो लोकेशन मैंने बताया था वो बताया था 23 डिग्री। 23.5 डिग्री को हम लिखते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। क्या लिखते हैं? 23 डिग्री 30 मिनट लिखा जाता है, ठीक है ना। और ये क्या है? नॉर्थ। तो यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23.5 डिग्री 30 मिनट जो है ये नॉर्थ में अवस्थित है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य की अगर बात करें तो याद रखिए, झारखंड तो कर्क रेखा पर स्थित है, मिजोरम भी कर्क रेखा पर स्थित है और त्रिपुरा भी कर्क रेखा पर स्थित है। जबकि मणिपुर जो है ना फ्रेंड्स ये कर्क रेखा पर नहीं स्थित है, यानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा हो, तो उस स्थान की स्थिति जिस देशांतर पर है वह है। देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो विशेष तौर पे याद रखिएगा। पहली बात कि IST पर कितना बज रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, अर्धरात्रि के 12 बज रहे हैं। जबकि एक स्थान है जहां पर कितना बज रहा है, 6 बज रहा है भारत के अंदर ही। अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, तो फ्रेंड्स 6 घंटे का डिफरेंस है। याद रखिएगा 6 घंटे का डिफरेंस है। अगर मैं घंटा को मिनट में बदलूं तो इसमें कितने का गुणा कर दूंगा, 60 का गुणा कर दूंगा, तो इस प्रकार हो जाएगा 360 मिनट। अब चूंकि किसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है अंश और मिनट में, तो हम जानते हैं कि 4 मिनट बराबर क्या डिग्री होता है, तो 4 मिनट बराबर डिग्री 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट बराबर क्या डिग्री होगा, तो 1/4 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार कहेंगे कि 360 गुणे 1/4 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से आप काटोगे तो 4 9 36 का डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। पहली बात कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री है, तो कहेंगे फ्रेंड्स कि 82 अंश 30 मिनट पर होता है। 82 अंश 30 मिनट पर, जहां की रात्रि के कितने बज रहे थे, 12 बज रहे थे। और 6 कब बज रहा था, कितने डिग्री पर, तो कह देंगे कि 90 डिग्री आगे, यानी 90 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप 90 को ऐड कर देंगे। जब 90 को ऐड करेंगे तो उस समय वहाँ 6 बज रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 मिनट हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 डिग्री और 8 9 17, कह सकते हैं कि 172.30, यानी 172 डिग्री 30 मिनट पर जो होगा वो क्या बतना बजेगा, 6 बजेगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा हो, यानी कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री यानी 82 अंश 30 मिनट पर क्या बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो याद रखिएगा पहली बात कि 82.5 डिग्री पे तो 12 बज रहा है, तो कितना देशांतर और आगे जाना है तो उसको निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 120 डिग्री 00 मिनट में से हम घटा लेंगे 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5 डिग्री को घटाएंगे। तो चूंकि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, तो अगर मैं एक अंश यहाँ दूंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ 60 मिनट हो जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा, तो यहाँ 9 बच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ आपका 1 बच जाएगा, तो 60 में से 30 घटेगा तो 30 मिनट बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका 7। याद रखिएगा 7 यहाँ हो जाएगा और यहाँ आपका बच जाएगा 11 में से 8 घटा 3 बच गया, यानी 37 अंश 30 मिनट। क्या बचा, 37 अंश 30 मिनट। अगर 82.5 डिग्री पर जो है 12 बज रहा है, तो 82.5 डिग्री से 37 अंश 30 मिनट और आगे बढ़ेंगे तो कितना बजेगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या मिनट होता है, तो 4 मिनट होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 37 अंश 30 मिनट बराबर कितना होगा, तो याद रखिएगा आप 37 में कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। अब प्लस आप जानते हैं कि 1 अंश बराबर जो है 4 मिनट होता है, तो आधा अंश बराबर 2 मिनट होगा, यानी 30 मिनट बराबर आप कह सकते हैं 2 मिनट हो जाएगा। 30 अंश बराबर 30 अंश के आसपास, यानी 30 मिनट की बात करें तो आधा अंश बराबर ना। देखिए यहाँ से जब आप गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 सत्ते 28 हो जाएगा
और 4 तियाँ 12, 2 14 हो जाएगा। अब प्लस आप 2 जोड़ देंगे, कुल आ गया 150 मिनट। कितना आ गया? 150 मिनट। अच्छा, आप इसको इस 150 मिनट को घंटा में बदलेंगे ना, तो कितना आएगा फ्रेंड्स? देखिए 150 मिनट को आप घंटा में बदलेंगे तो 150/60 करेंगे तो देखिए कितना होगा, ये आ जाएगा 6 दूना 12, 2 घंटा 30 मिनट आएगा। कितना आएगा? 2 घंटा 30 मिनट। देखिए पहले कितना बज रहा था? पहले बज रहा था 12, तो पहले बज रहा था 12, 12 में 2 घंटा अगर 30 मिनट जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है फ्रेंड्स? हो जाता है 14:30 यानी इस तरह कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? देखिए मैंने आपसे एक प्रश्न बताया था, ट्रिक बताया था, उत्तर मध्य छुआ। क्या बताया था? उत्तर मध्य छुआ। अगर उत्तर मध्य छुआ की बात करें तो याद रखिएगा, उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। अब देखिए इनमें से कौन सा राज्य नहीं मैच कर रहा है, तो वो महाराष्ट्र नहीं मैच कर रहा है। यानी इस प्रकार क्वेश्चन का विकल्प क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो देखिए प्रमाणिक मध्याह्न रेखा यानी आईएसटी की बात कर रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा है। तो आईएसटी जो है ना, भारत कितने डिग्री से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है 82.5 डिग्री से होकर गुजरता है। तो 82.5 डिग्री यानी 82 × 30 पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से कितना अंतर पाया जाता है? तो मैंने आपसे बताया था कि भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। तो कह सकते हैं कि प्लस आगे है तो प्लस, अब जब पीछे रहता तो माइनस, तो प्लस 5.5 घंटा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु याद रखिएगा, देखिए पश्चिम बिंदु की बात करें तो पश्चिम बिंदु याद रखिएगा वो कौन है? 68°7' पश्चिम में कौन सा है? तो गुजरात है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। 68°7' पूर्वी देशांतर से लेकर के याद रखिएगा 97°25' पूर्वी देशांतर तक है। तो 97°25' पर कौन है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। और जबकि गुजरात कहाँ है? तो 68°7' का गुजरात का सर क्रीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट की, उसके बाद हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए भारत के समदूरस्थ की बात करें तो समदूरस्थ बिंदुओं की बात करें तो देखिए ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है ना, ये अक्साई चीन के कब्जे में है। यानी चीन के कब्जे में है तो इसको अक्साई चीन कहा जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है भारत का वो किसके कब्जे में है? तो पाक के कब्जे यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में है, तो इसको कहा जाता है पीओके। ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, ये है आपका लद्दाख। क्या है? लद्दाख है। ठीक है ना। तो अगर बात करें भारत का जो आपका उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है, तो वो है लद्दाख। दक्षिण में अगर राज्य की बात करें तो कौन है फ्रेंड्स? वो तमिलनाडु। पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है आपका? तो वो अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में कौन सा राज्य आपका पड़ेगा? तो गुजरात पड़ेगा। ठीक है ना। इसका जो लोकेशन होता है आपको पहले बता चुका हूं मैं, 8:04 होता है। इसका होता है 37:06 आपका होता है। जबकि इसका होता है 97:25 आपका होता है। और इसका होता है 68:07। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न है कि जो भारत का 37:06 पर स्थित है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कोल का। जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है उसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, जिसका लोकेशन है 37:06। ठीक है ना। जो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसका लोकेशन है 6:04। कितनी है? 6:04 इसकी लोकेशन है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, या इसी को पारेसन पॉइंट भी कहा जाता है, या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। और लोकेशन विशेष तौर पे याद रखिएगा कितनी है? 6:04। और किसका हिस्सा है? तो ग्रेट निकोबार, जिसे महान निकोबार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, वहीं भारत का पूर्वोत्तम बिंदु की बात करें तो उसको बलांगू या किबुथु के नाम से जाना जाता है। हालांकि बलांगू का जो लोकेशन है वो 97 पूर्वी देशांतर है, जबकि किबुथु का लोकेशन है ना वो 97 जो है पूर्वी देशांतर है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, चाहे बलांगू मिल जाए चाहे किबुथु मिल जाए, तब भी आप सही कर दोगे। और किस राज्य में अवस्थित है फ्रेंड्स? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। अच्छा, वहीं भारत का सबसे
पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, उसको सर क्रीक के नाम से जाना जाता है या गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जो कि किस राज्य में अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित है। तो ये भारत के जो इंड्स पॉइंट है इसको भी आपको याद रखना है कि पहले बात इन राज्यों को याद रखना है और कहाँ इनका नाम क्या है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। देखिए सबसे पूर्वी यानी पूर्व में पहला जो राज्य होगा उसको पहले देखेंगे और पश्चिम में जो राज्य स्थित होगा पश्चिमी राज्य उसको लिखेंगे। देखिए पूर्व में सबसे पहले कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है, अभी मैंने बताया। जबकि पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो गुजरात है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो उसका लोकेशन है 6:04। अभी मैंने बताया 6:04, जो कि किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट या इसी को पारेसन पॉइंट या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन वही भारत का मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु पूछेगा तो आप कन्याकुमारी लगाएंगे, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पश्चिम बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रश्न को मैं आपके सामने टेस्ट के रूप में रखता हूं, इन प्रश्नों को आपको करके दिखाना है। कह रहा है कि जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये तीनों मिलते हैं तो वो कौन सा स्थान है, ये आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इंदिरा जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स, वो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, यानी ये महान निकोबार पे, यानी ग्रेट निकोबार का एक पार्ट है जिसका लोकेशन है 6:04। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो भूमध्य रेखा के निकटतम की बात करें तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ना, ये भूमध्य रेखा के निकटतम, ये आपका ग्लोब है और पृथ्वी है। पृथ्वी के दो भागों में बांटा जाए तो ये 0 डिग्री है, जबकि 6:04 भारत का ये जो है ना ग्रेट निकोबार है ना, ये स्थित है 6:04 पर, यानी महान ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो आपका जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, पॉरेसन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो वही सबसे निकटतम है भूमध्य रेखा के। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो पूर्वोत्तम मतलब पूर्व का स्थान है, तो मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश में है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। देखिए इन प्रश्नों को करवाने से पहले मैं आपको जो है फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल करवाना चाहता हूं, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो चलिए कॉन्सेप्ट की बात करें तो याद रखिएगा, भारत के कुल अगर बात करें पड़ोसी देशों की, तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना। पड़ोसी देशों की बात करें तो 9 पड़ोसी देश हैं, जबकि सीमावर्ती देशों की बात करें तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं ना। तो पहला एक आपको दिखाई दे रहा होगा, लोकेशन देख लीजिएगा, ये आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया, ठीक है ना। अच्छा, भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा कौन लगाता है, तो वो लगाता है बांग्लादेश, जिसकी कितनी लगाता है, तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा लगाता है भारत के साथ, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो है पाकिस्तान, सॉरी बांग्लादेश है। जबकि सबसे कम सीमा रेखा साझा करने वाला जो है देश कौन सा है, तो वो है अफगानिस्तान, जो कि महज 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे तो भारत के कुल 17 राज्य, याद रखिएगा 17 राज्य जो है वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन भारत जो है ना वो 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है ना। उन 7 देशों के नाम आपको पता हो गया। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। अच्छा, उसके अलावा म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान है फ्रेंड्स 3323 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। तो ये आपको सीमा भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा 2 और भी देश जो है वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आपका मालदीव है, दूसरा आपका श्रीलंका है, लेकिन ये जो है ना ये सीमावर्ती देश नहीं है, ठीक है।
एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका और भारत के बीच जो जलीय सीमा है इसको किस नाम से जाना जाता है, या किस संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, या किस जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत की बात करें तो भारत के जो 5 राज्य हैं ना, याद रखिएगा भारत के जो 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। तो पहला राज्य कौन सा है? मेघालय। याद रखिएगा पहला राज्य जो है मेघालय, ये जो है सीमा साझा करता है। एक आपका पश्चिम बंगाल जो है वो सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। एक आपका आसाम जो है सीमा साझा करता है, और एक आपका मिजोरम सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि बांग्लादेश के साथ जो है ना कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। तो ये देखिए, ये आपका मणिपुर है। ये जो है ना मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लाया है। ट्रिक आपका क्या है फ्रेंड्स? मणि वाले नाग से दूर रहना, यानी जो बंगाल टाइगर होते हैं, चूंकि पश्चिम बंगाल टाइगर बहुत जाना जाता है, तो बंगाल टाइगर जो होते हैं ना मणि वाले नाग से दूर रहते हैं। तो मणि वाले नाग से, यानी मणि से हो गया मणिपुर और नाग से हो गया नागालैंड। जो मणिपुर और नागालैंड है ना फ्रेंड्स, ये जो है ये भारत के जो राज्य हैं नागालैंड और मणिपुर, ये जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि बांग्लादेश की सीमा जो है वो मणिपुर और नागालैंड साझा नहीं करता, ठीक है ना। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, और आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जो बंगाल टाइगर है वो मणि वाले नाग से दूर रहता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो है फ्रेंड्स त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य है ना वो 3 साइड से जो है वो घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भूटान की बात करें तो भूटान भी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो आसाम के साथ करता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ, और सिक्किम। इन 3 राज्यों के साथ भूटान भी सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो म्यांमार है ना फ्रेंड्स, म्यांमार जो है वो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जबकि सबसे ज़्यादा सीमा साझा किसके साथ करता है म्यांमार? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है ना फ्रेंड्स, ये 3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान, ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। आप देख सकते हैं ये आपका जो है फ्रेंड्स सिक्किम जो है किसे ये आपका सिक्किम देख रहे हैं ना, ये सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये भी 3 से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन 3 देशों से सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश से स्पर्श होती है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है कि मेघालय भारत के एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल किसके साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अब प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। जो मैंने प्रश्न करवाना था उस प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो देखिए पहली बात जो है मेघालय की सीमा लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है, और मिजोरम की भी लगती है। जबकि जो बंगाल टाइगर होते हैं ना वो मणि वाले नाग से दूर रहते हैं। यानी मणि वाले नाग का मतलब होता है मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड, याद रखिएगा मणिपुर और नागालैंड, ये दोनों से जो है ना, याद रखिएगा इन दोनों से सीमा साझा नहीं करता है कौन? बांग्लादेश। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य देखिए, एक आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, जिसमें नागालैंड होगा वो तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए आपका जो है इसमें भी आपका नागालैंड है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी आपका नागालैंड है तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये जो है ना ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलेगी। याद रखिएगा भूटान की बात करें तो देखिए भूटान से जो है वो किसकी सीमा नहीं लगती है? देखिए मैंने आपसे अभी बताया भूटान से किसकी सीमा नहीं लगती है। देखिए आपको यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए भूटान है, ठीक है ना। भूटान से कौन कौन से राज्य की सीमा नहीं लग रही है? तो देखिए एक तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल 3 देशों के सीमा लगाता है, ठीक है। देखिए ये आपका भूटान है ना, भूटान से कौन कौन नई सीमा साझा करता है? तो देखिए चलिए अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सीमाएं भूटान से स्पर्श नहीं करती हैं। तो वो जो मेघालय है ना, मेघालय जो भूटान से स्पर्श नहीं करता है, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है वो सिक्किम से सीमा साझा करता है। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करता है। तो मैंने अभी बताया कि जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सी सीमा लगती है, तो देखिए नागालैंड की लगेगी, अरुणाचल प्रदेश की लगेगी, मिजोरम की लगेगी, जबकि आसाम की सीमा जो है ना फ्रेंड्स, ये म्यांमार से नहीं लगती है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो देखिए नागालैंड और मणिपुर, ये जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ट्रिक याद रखिएगा, उस ट्रिक से आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो देखिए मैंने आपसे बताया भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है फ्रेंड्स, वो बांग्लादेश की कितनी है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। वहीं पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। जबकि सबसे कम सीमा साझा करता है वो कौन साझा करता है फ्रेंड्स, तो वो करता है अफगानिस्तान, महज 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं 3 देश यानी नेपाल, भूटान और चीन से मिलती होती है, तो वह कौन सा राज्य है। देखिए नेपाल, भूटान और चाइना से कौन सी है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो कौन सा है, तो वो है सिक्किम। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। पीछे मैंने आपको क्लियर करवाया था। अगला प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वो है फ्रेंड्स त्रिपुरा। कौन है, त्रिपुरा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो त्रिपुरा राज्य है ना, वो 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है ना, वो कैसे चक्कर लगाती है, तो ये लगाती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी जो है ना, इसका जो चक्कर है किधर है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, जिसकी वजह से पूर्व में सूर्योदय होता है। तो पूर्व में जब सूर्योदय होगा तो भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य कौन सा होगा, तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पहुंचेंगी, तो पहुंचेंगी अरुणाचल प्रदेश में। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय अंतर होता है ना, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। जबकि श्रीलंका जो है फ्रेंड्स, ये जली सीमा लगता है। और श्रीलंका और भारत के बीच में जो संधि है उसको कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। क्या कहा जाता है, पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये जो पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कर्क रेखा पर निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए मैंने आपसे प्रश्न बताया था, ट्रिक भी बताया था कि मित्र पर गमछाजार, मी से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम से गुजरेगी। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद झारखंड भी होगा और गुजरात भी होगा। यानी किससे नहीं होकर गुजरती है, तो वो गुजरती है असम से होकर नहीं गुजरती है। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो पहला, दूसरा और चौथा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। उत्तरी राज्य पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है फ्रेंड्स लद्दाख। कौन है, लद्दाख। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी एक मैराथन पूरा का क्लास करवाया आपका भारत की स्थिति से, भारत के भौगोलिक स्थिति से, तो वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया, मैंने आपको क्वेश्चन भी जैसे पूछे जाते हैं उसको भी क्लियर करवाया। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही विदाउट टॉपिक के साथ भूगोल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जो मैंने प्रश्न किया है आपसे उसका आप आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। और अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट जो मैंने बताया है, बनाया है बीपीएससी, याद रखिएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से बनाया है। जो भी टीआरई की तैयारी कर रहे हो वहां से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।